नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। किसानों के आंदोलन का आज 23वां दिन है और दावा यह किया जा रहा है कि 22 किसानों की इस आंदोलन के दौरान मौत हो चुकी है। किसानों की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार हमारे प्रति इनसेंसिटिव हो गई है। क्या मन है सरकार का? कि बातचीत अभी बंद है, बातचीत आगे कैसे शुरू होगी? इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए और कृषि कानून के बारे में समझने के लिए मेरे साथ सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, एमएसएमई के भी मंत्री हैं और उनसे बेहतर खेती किसानी को कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए सबसे पहले मैं उनके पास चलूंगा। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बातचीत का माहौल बनाने के लिए कानून को सस्पेंड कर दिया जाए। ऐसा आज तक भारत के इतिहास में कभी हुआ नहीं है। क्या यह संभव है कि कानूनों को सस्पेंड कर दिया जाए सिर्फ बातचीत का माहौल बनाने के लिए? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि देश के सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, हम सबसे। उनका आदेश जो होता है उसके बारे में निश्चित रूप से उसका पालन ही करना होगा। पर जहां तक सुप्रीम कोर्ट में हमने अपना भी पक्ष रखा है, चर्चा हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में किसान संगठनों के साथ बातचीत होने के बाद अगर कुछ मार्ग निकल सकता है तो सरकार पॉजिटिव सोच के साथ इसमें सहयोग करेगी और उसमें प्रयास करेगी। उन्होंने आदेश तो नहीं दिया लेकिन सुझाव दिया है और पूछा है सरकार से कि क्या कानून को सस्पेंड किया जा सकता है। एक वरिष्ठ मंत्री के तौर पर क्या किसी लागू कानून को सस्पेंड किया जा सकता है? मैं आपसे समझना चाहता हूं टेक्निकली। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, हम भी अपनी बात रख रहे हैं, मैटर सब जुडिस है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पर मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार हर समय किसानों के लिए समर्पित है, पॉजिटिव है और निश्चित रूप से इसमें से मार्ग निकले और किसान का आंदोलन जो चल रहा है वो समाप्त हो, यही हमारी कोशिश है। पर एक बात मैं आपको दीपक जी कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन जो है ये इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली बात है। ये सबसे पहली बात ये है कि जो किसान की मंडियों में जो बेचने का माल बेचते हैं उसको हमने बंद नहीं किया है। पर किसान को मैं पूछना चाहता हूं आपको, क्या किसान को जहां ज्यादा प्राइस मिलेगी वहां बेचने का अधिकार नहीं है? आप मुझे बताइए, दवाई के दुकान में जाइए, दवाई का भाव दुकानदार तय करता है, हमको लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मत ले। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, चाय और नाश्ते का रेट रेस्टोरेंट वाला तय करता है। हम हवाई जहाज में बैठते हैं, टिकट हवाई जहाज की कंपनी तय करती है। हम रेलवे में बैठते हैं, रेलवे का टिकट रेलवे तय करती है। फिर किसान के माल का कीमत तय करने का किसान का अधिकार नहीं है और जो ज्यादा भाव देगा उसको बेचने का भी किसान का अधिकार है। अब मैं आपको तो मैं किसान हूं और मेरी नागपुर से 18 किलोमीटर दूर दापेवाड़ा में खेती है। मेरी रोज सब्जी मार्केट में आती थी, तो मुझे मार्केट में जब सब्जी बेचता था तो बिचौलिया जो दलाल होता है वो 8% से काटता था जो मुझे प्राइस मिलती थी। अब मैं यहाँ शेतकरी बाजार में एक प्राइवेट दुकान में सब्जी देता हूँ, मेरे 8% भी बच जाते हैं और मार्केट से मुझे 5 से 10 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अब इसमें मुझे फायदा मिल रहा है। आप लोग फंडामेंटल राइट की बात करते हो, बोलने का अधिकार है, सब कुछ बातें, तो क्या किसान को अपनी उपज को बेचने का अधिकार नहीं है? क्या कम प्राइस में अपनी उपज वो बाजार समिति में ही बेचे, मंडी में ही बेचे? ये कौन सा आग्रह है? और इसलिए ये कानून किसानों के हित में बनाया गया है, ये किसानों के ऊपर अन्यायकारक नहीं है और कलम वाइज इसकी चर्चा करने के लिए हम तैयार है। जो लोगों ने किसानों को गुमराह किया है, मुझे लगता है किसान अगर बैठ जाएंगे, कलम वाइज चर्चा करेंगे एक एक कलम पर, और इसके ऊपर भी जो कलम अगर गलत है ऐसा वो सिद्ध करके देंगे तो हम लोग उसको भी बदलने के लिए तैयार है। इससे तो और अच्छा पॉजिटिव अप्रोच क्या हो सकता है? सर, एक एक सवाल लेके चलते हैं। सबसे पहला डर, एमएसपी खत्म हो जाएगी, औने पौने दामों में व्यापारी हमारा सामान खरीदेगा, क्या कहेंगे आप? पूरी गलत बात है। एमएसपी कैसे तय होती है ये मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में कृषि मूल्य आयोग करके एक बड़ा ऑफिस है, बिल्डिंग है। वहां पहले हर चीज के बारे में किसान को जो खर्चा करता है पर एकड़, उसमें ट्रैक्टर, डीजल, बैल, पावर, पानी, बीज, खाद, उसकी मेहनत, लेबर, सबकी कीमत लगाकर उसका उत्पादन मूल्य निकलता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर उसके ऊपर मार्जिन लगती है। फिर ये कृषि मूल्य आयोग, नीति आयोग के पास जाकर, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास जाकर ये बात कैबिनेट में आती है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उस पर मुहर लगती है। फिर उसका गैजेट नोटिफिकेशन डिक्लेयर होता है और पिछले 6 साल में हमने हर बार एमएसपी बढ़ाई है, जो कांग्रेस के राज में नहीं बढ़ती थी। पहली बार ये निर्णय करने वाली सरकार है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं बजाज की,
और टीवीएस की बाइक और स्कूटर हमने 100% इथेनॉल पर चलने वाली लॉन्च की है। हमारी बसेस लॉन्च हुई है, आपको पता है, आपने देखा है वो बसेस। क्यों नहीं हमारे देश में किसानों को संरक्षित करने के लिए, किसानों को हम लोग इथेनॉल की इकोनॉमी 20,000 करोड़ की 2 लाख करोड़ की अगर बनाएंगे, जो बनाना चाहते हैं, उसमें 1 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे और यूपी और बिहार में पिछड़े हुए क्षेत्र में लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और ये पहली बार हमारी सरकार किसानों के हित में कर रही है। ठीक है, एक चीज और नितिन गडकरी जी, किसानों की मांग है कि एमएसपी के लिए कानून बने, क्या यह संभव है? पहली बात, जो कैबिनेट में एमएसपी का निर्णय होता है वो कानून ही है। वो गैजेट नोटिफिकेशन निकलने के बाद सरकार पर बंधन है और राज्य सरकार के सहयोग से सरकार खरीदती है और किसानों के बैंक अकाउंट में जो डिफरेंस होता है डायरेक्ट जमा करती है। ये सोयाबीन में हमने किया है, ये तुअर दाल बिलिया की जब आई खरीदी की तब हमने किया है और हम लगातार करेंगे। और ये किसान का अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि एक बार एमएसपी को स्वीकार करना, ये कानून ही बना हुआ है, हम इससे दूर नहीं जा सकते। ये हमारे ऊपर बंधन कारक है और इसके ऊपर अगर कोई कोर्ट में जाता है तो हमको कोर्ट ऑर्डर देगा कि आपको खरीदना होगा, क्योंकि ये कानून हमारे लिए बंधन कारक है। तो ये एक प्रकार से ये कानून है, पर लोगों को गुमराह करके, लोगों को मिसगाइड करके, एक प्रकार से जब कन्विंस नहीं होता तो कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही, इतना मैं कहूंगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको, सभी लोग खासकर कांग्रेस के नेता देते हैं। बिहार के अंदर 1800 एमएसपी मक्का की थी जैसा आपने कहा, लेकिन बिकी वहां पर 800 में, सरकार ने कोई खरीदी नहीं की। ऐसा क्यों होता है फिर? जिसका डर किसानों को बेसिकली दिखाया जा रहा है कि देखिए बिहार में ये हो गया, किसान को हाईकोर्ट जाना पड़ा। देखो, ये बिल्कुल आपकी बात बराबर है। लीगली राज्य सरकार तुरंत केंद्र सरकार से संपर्क करके ये खरीदने की योजना बनाए और भारत सरकार को निश्चित रूप से राज्य सरकार को कानूनी बंधन है कि भारत सरकार को हमको उनकी मदद करनी होगी और जितनी एमएसपी है बाजार भाव में जिस भाव से गया उसका डिफरेंस हमको किसान के बैंक खाते में देना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये मुद्दा उनका कानूनी सही है, क्योंकि हमने गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा हमने एमएसपी जाहिर की है और वो एमएसपी देना भारत सरकार की वैधानिक और संवैधानिक भी जिम्मेदारी है। यही तो वो कह रहे हैं और यही इसी के लिए वो कानून चाहते हैं। नहीं, ये कानून ही है, कैबिनेट का डिसीजन। मैंने जैसे कहा कि कृषि मूल्य आयोग ने यह तय किया, फिर कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय की नोट कैबिनेट के सामने आई, फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हमने कैबिनेट में निर्णय किया एमएसपी का, उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन निकला, यही कानून है। और इसके बाद ये भारत सरकार पर बंधन कारक है और उससे कम प्राइस में कोई खरीद नहीं सकता, ये कानून ही है। और इसलिए ये हमारे ऊपर बंधन कारक है और राज्य सरकार आगे आए और भारत सरकार के सहयोग से वो खरीदना ही पड़ेगा हमको। ये एक प्रकार से कानून ही है। यही बात मैं आपको लीगली, लॉजिकली और इथिकली बता रहा हूं। अच्छा, अब किसानों का कंफ्यूजन क्या है? अब किसान ये कह रहे हैं कि हमसे जो प्राइवेट मंडियां खुल गई है, जो अडानी और अंबानी का नाम लिया जाता है, वो 800-900 रुपए में मक्का खरीदेंगे और फिर 1800 रुपए में उसको उठाकर केंद्र सरकार को बेच देंगे। इसी बात पर कहा जा रहा है कि नहीं भाई, ये अडानी और अंबानी का बिल है। इस पर आप क्या कहेंगे कि फुटकर में वो मक्का उठाएंगे और लाखों मेट्रिक टन वो सरकार को बेच देंगे, क्योंकि पीडीएस में सरकार को ये देना है? ये कपोकल्पित बातें हैं। जो किसान मंडी में कम भाव से अगर बेचता है वो रिसिप्ट बताएगा, तो हम पैसे कोई अडानी अंबानी को नहीं देते, हम उस किसान के बैंक अकाउंट में डिजिटल ट्रांसफर करके वो पैसे उसको देते हैं। क्या सरकार तीनों बिल, सरकार ने साफ किया है कि हम तीनों बिल वापस नहीं लेंगे। अगर इसी तरह आंदोलन चलता रहा तो क्या सरकार की मनस्थिति बदल सकती है? आप पुराने स्टैंड पर कायम रहेंगे? क्योंकि 700 जगह आप किसानों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई, ये बिल सही है। मैं आपको एक बात पूछता हूं, बिल जो बनता है उसमें एक्ट होता, एक कलम होता है। जैसे 1 नंबर पर अगर कुछ लिखा गया तो उसका ABCD होता है नीचे में। मुझे बताइए कि इस कलम में, मैं आपको पूछ रहा हूं थर्ड पार्टी करके, ये तीनों बिलों में कौन सा कलम किसानों के विरोध में है? एक बार इसकी खुली चर्चा हो जाए। और उसमें अगर कोई थर्ड पार्टी भी ये कहती है कि गलत है ये, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सरकार की कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, सरकार उसको बदलने के लिए तैयार है। पर आप किस आधार पर कहेंगे कि आदमी बुरा है? आपको तो बताना पड़ेगा ना, ये 10 बातें इसलिए ये बुरा है।
आप वो नहीं बताते, आप बोलते हैं ये आदमी बुरा है, हम कह रहे हैं इसलिए बुरा है, ऐसा नहीं नहीं, होगा। वो तो कह रहे हैं और कि इस बिल को किसने मांगा था, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, सरकार क्या हमसे पूछ के बिल लाई, इस बिल को तो ना हमने मांगा ना इसकी जरूरत थी, तो सरकार इसे वापस ले, उनका सिंपल लॉजिक है। उनका गलत है लॉजिक। आज हमारे लाखों करोड़ों किसान इस बिल के सपोर्ट में है, और मैंने एक किसान के रूप में आपको बताया कि मेरे को सब्जी के रेट ज्यादा मिल रहे हैं। क्या मेरे ऊपर सब्जी के रेट ज्यादा मिल रहे हैं, मुझे क्यों मजबूरी की जाएगी कि मैं मार्केट में जाके माल बेचूं? क्या मेरे माल का मुझे ज्यादा से ज्यादा कीमत जहां मिलेगी वो बेचने का अधिकार नहीं होगा? अगर लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट से 5 प्रकार पे, तो मैं अपना माल कम पैसे में मंडी में जाके बेचूं, ये मेरे ऊपर बंधन क्यों रहेगा? क्या मेरा ये फ्रीडम नहीं है मुझे कि मैं जो भी चाहे उसको बेचूंगा? और इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये गलत बात है, इसकी कलम वाइज चर्चा कराएं, और इसमें से जो भी कलम, आप जैसा भी थर्ड आदमी बोलता है कि दोनों की बात सुनने के बाद ये कलम अगर गलत है तो हम वापस लेने के लिए तैयार है। पर कोई ऐसा कहे कि ये पूरा बस ये गलत है, तो गलत क्या है, कौन सा गलत है, क्या परिणाम हो रहा किसान पर गलत, इसकी तो चर्चा करनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, मंडी से ज्यादा भाव मिल रहे हैं तो इसमें क्या गलत बात है? आप एक बीच में, मुझे याद नहीं, पर पंजाब में पेप्सी या कोई कंपनी ने ये पोटैटो खरीदने के लिए लगाए थे और खरीदी किए थे, और मार्केट से पेप्सी ने ज्यादा भाव दिया। अभी मैकडोनाल्ड ये एक विशिष्ट प्रकार का गेहूं लगाती है, मार्केट से 5 रुपए 7 रुपए ज्यादा रेट लेती है और खरीदती है। ये पोटैटो मैकडोनाल्ड का जो बर्गर बनता है उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार का ही पोटैटो है, टमाटर है, वो मार्केट से वो देते, वही लगाते, वही खरीदते और ज्यादा भाव देती है। अगर कोई मैकडोनाल्ड हो, पेप्सी हो, XYZ कोई भी हो, अगर मुझे मार्केट से अगर 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा रेट देता है तो क्या किसान को वो बेचने का अधिकार नहीं है? नहीं, किसान तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ये बोल रहा है कि अंत में हम वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, जो जमीन है वो अडानी अंबानी या पेप्सी या मैकडोनाल्ड की हो जाएगी। ऐसा नहीं है। देखिए, ये भी कई जगह सुना होगा उनको ये बात सार्वजनिक तौर पे कहते हुए। ये पूरा मिश्रण, मैं छोटी बात बताता हूं। आप ओला और उबर के टैक्सी में बैठे और 15 मिनट में बैठकर आपने टैक्सी का बिल दिया तो क्या मालिक बन गए आप? मैं विदर्भ से हूं, 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। आप किसानों के पास जमीन तैयार करने के लिए पैसा नहीं, बीज के लिए पैसा नहीं, खाद के लिए पैसा नहीं, पानी की व्यवस्था करने के लिए पैसा नहीं, जमीन बंजर पड़ी है, वो कर्ज के बोझे के नीचे आत्महत्या कर रहा है। और ऐसे समय कोई किसान, कोई कंपनी आती है और बोलती है कि मैं तुमको बीज देता हूं, पानी देता हूं, खर्चा देता हूं, खाद देता हूं, तुम लगाओ। अगर जो भी खर्चा जाएगा उसमें से इनकम आएगा, आधा तुम्हारा होगा, आधा मेरा होगा। या मैं तुमको 15,000 20,000 एकड़ को आपको 10 एकड़ के 2 लाख दे देता हूं, जमीन मैं चलाता हूं 2 साल के लिए। तो क्या जमीन 2 साल में देते चलाने के लिए तो क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड बदल जाता है? गलत बात हो रही है। कई ऐसा रिकॉर्ड नहीं बदलता है। और ये मुझे बताइए, एक इंडस्ट्री अगर अड़चन में आती है, बैंक का लोन का बोझा बढ़ जाता है, वर्किंग कैपिटल इरोजन हो जाता है, रॉ मटेरियल नहीं होता है, तो दूसरा आदमी ज्वाइंट वेंचर करता है और रॉ मटेरियल लाता है, वर्किंग कैपिटल लाता है, फिर बिजनेस बढ़ाता है, बैंक को वन टाइम सेटलमेंट उनके भी पैसे देता है और पार्टनरशिप में काम करके वो फिर जिंदा हो जाता है। तो क्या वो उसका मालिक क्या बदल जाता है? ये दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होता है। ये कहाँ नहीं होता? मर्जर कहाँ नहीं होता? बैंकों में मर्जर होती है, अच्छी हो जाती है। कंपनी में मर्जर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। जॉइंट वेंचर होते हैं, अच्छी हो जाती है। तो क्या किसान जो तकलीफ में, जो आत्महत्या कर रहा है, जिसका वर्किंग कैपिटल का इरोजन हुआ है, जिसका सीड के पैसे उसके पास नहीं है, जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है, जो डीजल के पैसे नहीं दे सकता, जमीन बंजर पड़ी हुई, आखिर आत्महत्या कर रहा है और बैंक का कर्जे का बोझा है, तो क्या दूसरे से कैपिटल लेकर, सीड लेकर, खाद लेकर वो जमीन को फिर से करे? और अगर उससे प्रॉफिट मिलता है तो बैंक का भी कर्जा चुका है, उसको भी 2 पैसे मिले। ये क्या इसके कारण क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड बदलता है क्या? किसान एक बात और कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता हमारे बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। एक नेता ने कहा कि यहाँ तो 1% किसान है, दूसरे ने कहा कि इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग आ गया क्योंकि किसान भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा ने जो है उमर खालिद और बाकी वरवरा राव, बाकी लोगों के पोस्टर लगाए। राव साहब दानवे ने कहा कि चीन और पाकिस्तान से प्रभावित हैं। उधर जो लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं इंग्लैंड और अमेरिका में, वो खालिस्तान के झंडे लगा रहे हैं, महात्मा गांधी जी की मूर्ति तोड़ रहे हैं। आपको इसके पीछे क्या दिखाई देता है? आप क्या देखते हैं एक मंत्री के तौर पर? ये किसान है या किसी से प्रभावित किसान है? और सिर्फ हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्यों? पहली बात तो मैं किसान का और किसान संगठनों का सम्मान करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि ये सब किसान संगठन और किसान ऐसे हैं
ऐसा आरोप करना न्यायोचित भी नहीं होगा, अन्यायकारक होगा। पर एक बात सच है जिसका सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं। हमारे गढ़चिरोली जिले में महाराष्ट्र के विदर्भ के नागपुर से नजदीक जो नक्सलवादी मूवमेंट को जिसने मदद की, जिसको पकड़ा गया और जिसको हाईकोर्ट ने बेल देने के लिए भी इनकार किया और जेल में भेजा, उस व्यक्ति का फोटो वहां मुझे दिखा, टीवी पर आपके दिखा। ये कहां से आया? जिन लोगों ने भारत के बारे में, भारत की सुरक्षा के बारे में, एकता के बारे में एक प्रकार से एंटी नेशनल स्टेटमेंट दिए, ऐसे लोगों के फोटो वहां कैसे आए? और ये खालिस्तान का झंडा वहां कौन ला रहा है? गांधी की पुतले की विटंबना कौन कर रहा है? इसका मतलब सब किसान नहीं, सब संगठन नहीं, कुछ ऐसा एलिमेंट है जो इस आंदोलन को बदनाम करना चाह रहा है और जो किसानों के आंदोलन को मिसगाइड करके देश में अशांतता फैलाना चाहता है। उनसे किसान संगठनों ने और किसानों ने सावध रहना चाहिए, इतना ही मुझे कहना है। बाकी सब किसानों पर ना ऐसे आरोप किए हैं, ना करना उचित होगा, क्योंकि कुछ लोग इसमें घुसकर इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसानों ने इससे, किसान संगठनों ने सावध रहना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और मैं राजनीतिक नेताओं को भी ये कहूंगा कि राजनीति करना ही राजनीतिक नेताओं का अधिकार भी है, उसमें कोई गलत नहीं है। पर देश की सुरक्षा अंतर्गत और बाह्य और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण, ऐसी बातों के लिए हम सब लोग मिलकर निर्णय करें, उनकी राहत दे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करें, उसको कर्ज मुक्त करें, उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए मदद करें, उसमें हम सब एक आए। बाकी राजनीति के जितने मुद्दे वो करने के लिए सबको है, जिसमें दम है वो करे। पर अंगार में पेट्रोल डालकर किसी को भड़काने की राजनीतिक स्वार्थों के लिए कोशिश करना उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना ही मैं राजनीतिक नेताओं को कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी जी। ये थे नितिन गडकरी जी, हमारे साथ बता रहे थे किसान कानूनों के बारे में।